नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट 2018 का जो पेपर है उसके बारे में। ठीक है, डिस्कस करेंगे यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम का समय जो है वो नज़दीक है। और इस समय आप सभी को ये चीज़ पता है कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं वो आपके लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो इसीलिए हम आज इस वीडियो में बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए हुए डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस। अगर आप हमारे किसी भी तरीके के नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9496369356। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 2018 के सीटेट के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और आप लोगों को इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे इनमें से किस चीज़ को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। चारों ऑप्शन हैं आपके सामने, आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, बच्चे जो हैं समाजीकरण, संस्कृति और मीडिया, इन तीनों में लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी कि संस्कृति जो हमारी है वो भी बच्चों को प्रभावित करती है उनके लिंग के अनुसार, जो समाज है वो भी और जो मीडिया है वो भी। लेकिन जो ट्यूशन है उसका इस चीज़ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो। ट्यूशन जो है वो सभी के लिए एक सी है। ठीक है, तो इसमें कोई लिंग की कोई भूमिका नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन थर्ड है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि क्या। चारों ऑप्शन हैं आपके सामने और आपको बताना है सही उत्तर। तो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक आलोचना ये है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी एक आलोचना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, यानी एक से अधिक बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है। तो जब एक से अधिक है यानी कि बुद्धि में कई प्रकार हैं। ठीक, तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एक से अधिक बुद्धिमानी का मतलब कि जो इंटेलिजेंस है, जो आपकी बुद्धि है, वो कई प्रकार की हो सकती है। यानी कोई संगीत में अच्छा हो सकता है, कोई पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, कोई क्रिकेट में अच्छा हो सकता है, कोई गणित में अच्छा हो सकता है, कोई साहित्य में अच्छा हो सकता है, कोई लेखन में अच्छा हो सकता है। इसी तरीके से और भी सारी विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक, तो एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत ये कहता है कि बुद्धि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन आया आपका, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों ही बातें हैं यहाँ पर। और इस तरीके के कई क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे होंगे ऑप्शन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने हेतु आकलन। इस तरीके के जो ऑप्शंस हैं वो आते हैं। तो शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ठीक, अगला है प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ठीक, तो यहाँ चूंकि पूछा जा रहा है कि कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर आपको उत्तर जो होगा वो होगा, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ऐसा नहीं है। ये बच्चों को
धीमे या खराब या बुद्धिमान या जड़ या मूर्ख ऐसा कुछ नहीं बताता है और ना ही ऐसा चिन्हित करता है। ठीक। अगला है बच्चों में प्रतिभाशालिता के क्या कारण हो सकते हैं, यानी इनके कारण बच्चे प्रतिभाशाली हो सकते हैं। तो यहाँ होगा, हम जानते हैं कि बच्चों में जो भी गुण होते हैं वो उनके वंशानुक्रम और वातावरण इनका परिणाम होते हैं। तो दोनों ही चीज़ आ जाएंगी, वंशानुक्रम यानी आनुवंशिकता और वातावरण एनवायरनमेंट के बीच की अंतः क्रिया। अगला है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो इनमें से क्या करता है, तो देखिए सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित होते हैं बच्चे, यानी जो ज़्यादा समाज में भी जुड़े नहीं होते हैं और जिनके पास जो अर्थ है यानी कि पैसा वो भी ज़्यादा नहीं होता है, इनसे वंचित पृष्ठभूमि से जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को किस तरीके का कक्षा माहौल की ज़रूरत होती है, तो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को वो कक्षा का माहौल महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। ठीक। क्योंकि देखिए यहाँ पर और जो ऑप्शंस हैं आपके वो हैं जैसे हतोत्साहित करना, तो ये नहीं होगा क्योंकि कोई भी टीचर, कोई भी विधा, कोई भी चीज़ कोई भी आपके साइकोलॉजी के अंतर्गत आने वाले जितने भी टर्म्स हैं कोई भी नेगेटिव नहीं जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ों को आपको पॉजिटिवली लेना है। तो हतोत्साहित यहाँ नहीं होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हमें बच्चों को हमेशा उत्साहित करना है। साथ ही जैसे अगला क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन है कि वर्गीकृत करना, तो वर्गीकृत भी नहीं कि हमें उनको कोई अलग से क्लासीफाई नहीं करना है, ना हमें उनका अलग से टेबल बनाना है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किस चीज़ पर, तो वो करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों पर। ठीक। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। ठीक, ज़्यादातर आपसे नहीं वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ पर है कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये तरीका उपयुक्त नहीं है। देखिए किसी भी स्थिति में बच्चे को डांटना, उसके क्वेश्चन पूछने पर उसे मना कर देना, उसे फटकार देना, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है। अगला है आपका अलग अलग सोच वाले जो पैटर्न के बच्चे होते हैं उनकी पहचान जब की जाती है तो क्या है, वो इनमें से क्या है। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो बच्चे कैसे होते हैं। अलग अलग सोचना यानी एक ही चीज़ को कई तरीके से सोचना, कई तरीकों को और कई तरीक़ों से सोचना, समस्याओं का समाधान कई तरीक़ों से निकालना, ये सारी चीज़ें किन बच्चों में होती हैं, जो सृजनात्मक होते हैं। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिए, नहीं कर सकता। तो अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो सिर्फ एक ही तरीके के आंसर देने वाले हों या हाँ नहीं में आंसर देने वाले हों, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछने से कक्षा में बच्चों के लिए जो समस्या हल करने का वातावरण है वो उत्पन्न नहीं किया जा सकता। हमें हमेशा कोशिश क्या करनी है, बच्चों से मुक्त अंत वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पूछना है। ऐसे क्वेश्चन पूछना है जिसमें हमें बच्चों से अलग अलग तरीके के आंसर्स भी मिल सकें। एक ऐसा क्वेश्चन जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है, आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे वो एक ही उत्तर निकलेगा। लेकिन एक ऐसा प्रश्न जो बच्चों की सोच पर जोर दे, उन्हें सोचने के लिए मजबूर करे, उनको उनकी जो कल्पना शक्ति है उसका विकास करे, उनकी चिंतन शक्ति को प्रभावित करे, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो सहायक होते हैं। तो इस तरीके के जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं या जो हाँ नहीं में उत्तर देने वाले होते हैं, ये तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो किसी भी तरीके से इनका वर्णन नहीं कर सकते।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। तो इनमें से संवेग आपको ढूंढना है। आपको पता है 14 संवेग जो हैं वो मैकडूगल ने बताए हैं जो मूल प्रवृत्तियों से बनते हैं। तो यहाँ पर आपका जो संवेग है वो है डर, यानी कि भय। ठीक, बाकी ध्यान, उत्तेजन और स्मृति ये संवेग नहीं है। अगला है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। अब आपको बताना है कि दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ठीक, चारों ऑप्शन हैं आपके सामने, आपको देना है सही उत्तर। तो बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। ठीक, क्योंकि बच्चे ने गाय को नहीं देखा ये नहीं है, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता ये भी नहीं है, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है ये भी नहीं है। यहाँ ऑप्शन पहला जो है वो आपका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन ये है, इस तरीके का माहौल बनाना, आरामदायक माहौल जिसमें बच्चे फ्री होकर पढ़ सकें, उन पर कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो, जहाँ बच्चे संवाद कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें और अपनी बातों को, अपने प्रश्नों को शिक्षक से पूछ सकें। ठीक, पूछताछ के माध्यम से वो सीख सकें, और वो वातावरण सबसे अच्छा, और वही शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखें। आराम से यहाँ पर मतलब बिल्कुल वो मत लीजिएगा कि कक्षा में जाकर बेड और गद्दे रख देना कि बच्चे जाकर सो जाएं, आराम करें, नहीं। यहाँ पर मानसिक तौर पे आराम की बात की जा रही है, भावनात्मक तौर पे आराम की बात की जा रही है, शारीरिक तौर पे कतई नहीं। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो एक ऐसी कक्षा जिसमें गतिविधियाँ हों, खूब सारी गतिविधियाँ हों और खुली गतिविधियाँ हों। ठीक, गतिविधि करने के कोने हों, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य हों, यानी कि काफ़ी सेल्फ्स रखी हों, बच्चे पढ़ सकें, काम कर सकें, और ऐसे जो दिन में बच्चे जब चाहें उनको यूज़ करने की पूरी स्वतंत्रता हो। ठीक, कोई समय की बाध्यता ना हो। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही होगा। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क जो आपका है NCF 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है। तो यहाँ पर ये है रचनावाद से। ठीक है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जाता है यदि, कब प्रेरित समझा जाएगा, यदि वो प्रश्न पूछेंगे। सबसे बड़ी बात होती है बच्चों का प्रश्न पूछना। ठीक, तो वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से क्लास से कनेक्टेड हैं और जो आपका टीचर है उससे कनेक्टेड है। NCF से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही CTET में एक बार ज़रूर पूछा जाता है। तो NCF से रिलेटेड क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। पूरे पेपर में आपको 1-2 क्वेश्चन तो मिलने ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार के लिए सबसे ज़्यादा अधिक उपयुक्त है, कौन सा। ठीक, तो ऑप्शन 3 जो आपका है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। वैसे भी हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए वो हमारे जीवन से रिलेटेड होनी चाहिए, बच्चों के जीवन से रिलेटेड होनी चाहिए, ताकि वो आगे जाके समस्याओं का समाधान कर सकें। तो यहाँ पर आपका 3rd ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है अनुशासन, डिसिप्लिन, जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरीके से मदद करता है। तो ये जो है बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपका जो कथन होगा वो
फोर्थ ऑप्शन सही है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये नहीं कहा जा सकता है। ठीक। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो प्रतीकात्मक विचार का विकास ये नहीं है। अब आपको दिए हुए ऑप्शंस में से बताना है कि इनमें से किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है, सिर्फ इस ऑप्शन को छोड़कर। बाकी सारी ही ऑप्शन ये बता रहे हैं कि जो खेल है, गेम्स की युवा बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, बच्चों की ज़िंदगी में, उनके जीवन में खेल का कितना महत्व है, क्योंकि उनकी इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, उनमें नए कौशल विकसित होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उनका शरीर जो है वो भी सबल होता है और निपुण होता है। ये सारी चीज़ें हैं, है ना। मसल्स जो हैं उनके स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉडी भी अच्छी बनती है खेलने से, और भी खेल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम सभी जानते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। सो ऑप्शन 3 इज़ राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 25। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ठीक। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, और सहयोग से सीखना, लर्निंग बाय हेल्पिंग, यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो सबसे अच्छी वर्णन करती हैं प्रगतिशील शिक्षा के लिए। अब अगला क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है आपका, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ये सही है। कोलवर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, ये ऑप्शन सही होगा। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, तो वो विकास हो जाएगा। यानी बच्चे सीखे हुए काम को स्वयं कर सकें और जो नया काम सीख रहे हैं उसको करने का प्रयास कर सकें। और आज की सीरीज़ का आपका लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, ठीक, उसमें आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। अहंकारी होने की आदत होती है, रूढ़िवादी होते हैं या स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करते हैं। तो देखिए, जो उभयलिंग होता है, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, उनमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुणों का समायोजन होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये था आपका 2018 का सीटेट का क्वेश्चन पेपर। इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। इससे आपको ये भी अंदाज़ लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। जो लोग पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं दे चुके हैं या जिनके पास नहीं है उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी तरीके की हेल्प के लिए और नोट्स लेने के लिए हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 9496369356। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।